प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मीडिया शोध की भूमिका भाग 6। अब तक हम 5 भाग पर चर्चा कर चुके हैं और अब तक हम अंतरावैयक्तिक संचार, मीडिया शोध की भूमिका के तहत अंतरावैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, लोक संचार, जन संचार की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन यानी व्यक्तातीत संचार, हिंदी में कहते हैं इसको, व्यक्ति से परे संचार। जब व्यक्ति का संचार विजाति से होता, मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन विथ नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन यू कम्युनिकेट विथ, व्हेन अ मैन कम्युनिकेट्स विथ द डॉग, when the ringmaster communicates with lion, when the man and horse communicates, when the man and cow communicates, these are all transpersonal communication. We often communicate with words, sometimes they communicate with trees, mountain. These are all, even communication with God can come under this purview because it's a communication between human and non-human beings. So such communications comes under transpersonal communication, and in transpersonal communication there are a lot of problems, issues, challenges, aspects, subjects to discuss under communication research. तात्पर्य है कि communication research जो है इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, इन समस्याओं पर, इन चुनौतियों पर वैज्ञानिक, श्रृंखलाबद्ध, व्यवस्थित, तुलनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक तरीके से जब कोई नए तथ्यों, नए सिद्धांतों की खोज करता है तथा पुराने तथ्यों या पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण करता है, तो वह शोध समाज उपयोगी होता है, वह शोध समुदाय उपयोगी होता है, वह शोध वो संगठन उपयोगी होता है, वह शोध सर्वस्व के लिए महत्वपूर्ण, सार्थक, उपयोगी और प्रासंगिक सिद्ध होता है। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के तहत हम इस प्रकार की समस्याओं को लेते हैं और उन पर अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन। मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्राभौतिकी संचार, यानी कि कम्युनिकेटिंग विथ गॉड, कम्युनिकेटिंग विथ नेचर, कम्युनिकेटिंग विथ सुपरनैचुरल पावर्स। जैसे हम वृक्ष से, नदी से, पहाड़ से, झरना से, प्रकृति से, अद्वितीय शक्ति से, अद्भुत विलक्षण क्षमताओं से, प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से संवाद करते हैं, तो ये सब मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन के तहत आता है। इस प्रकार के संचार में कई मुद्दे होते हैं, कई चुनौतियां होती हैं, कई समस्याएं होती हैं, कई विषय होते हैं जिनको सुनिश्चित किया जाता है, जिनको चुना जाता है। शोधार्थी उसका चयन करते हैं, उसको रेखांकित करते हैं, उसको चुनते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं, उसकी समस्याएं ढूंढते हैं और उसके समाधान को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर, जब शोध करके कुछ समाज उपयोगी, उद्योग उपयोगी, बाजार उपयोगी, समुदाय उपयोगी, संगठन उपयोगी कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो वो आता है मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन के तहत। और इसमें भी हम नए तथ्यों की खोज या नए सिद्धांतों की खोज या पुराने तथ्यों व सिद्धांतों की परीक्षण वैज्ञानिक, व्यवस्थित, तुलनात्मक और मूल्यांकनात्मक तरीके से करते हैं। तो मित्रों, इसके बाद आता है प्लैनेटरी कम्युनिकेशन। आजकल ये नया एक क्षेत्र उभर रहा है, प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, जिसे हम ग्रहीय संचार कहते हैं। जैसे संचार तो बहुत व्यापक और विस्तृत विषय है और हम यहाँ संचार शोध की चर्चा करने बैठे हैं, तो संचार के तहत जो ग्रहों के बीच संचार है वो भी इसका एक भाग है, एक अभिन्न अंग है। और ये आज उभरता हुआ एक क्षेत्र है। जो ग्रहों के बीच संचार होता है उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर, मानव जीवन पर, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है।
हालांकि ये वैज्ञानिक चीज़ होता है और इसके वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के तहत किया जाता है, और इसके सामाजिक पहलुओं का अध्ययन जब हम करते हैं, उसका समाज पर प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको एक प्रकार से एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि संचार या मीडिया करीब करीब सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। ये मीडिया बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच होता है। Communication is a very interdisciplinary and multidisciplinary branch. So planetary communication is having an interdisciplinary approach towards astrology, जहां हम दो ग्रहों के प्रभाव का, उनके बीच क्या संबंध होता है। हालांकि एक विशेषज्ञ क्षेत्र होता है, हर व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, जो उसका जिसका पृष्ठभूमि उससे जुड़ा है वो इसका विश्लेषण करता है। लेकिन इससे संबंधित कई शंकाएं हैं, कई समस्याएं हैं। कई लोग इसको बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ढोंग कहते हैं, कई लोग इसको पूरी तरह वैज्ञानिक मानते हैं। तो इससे संबंधित शोध भी संचार शोध के तहत किया जा सकता है। जैसे अब किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के ऐप से उसकी कुंडली को तैयार किया जा सकता है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है, और इस तरह के लोगों से बात भी करके फिर देखा जा सकता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, जो उनका कुंडली विश्लेषण कह रहा है और व्यक्ति के व्यवहार में। एक ऐसा शोध भी हुआ अभी, ग्रहीय संचार का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तो उसमें शोधकर्ता उत्तरदाताओं के ऊपर सर्वेक्षण करता है और उनका कुंडली भी बनाता है और उनसे बात भी करता है, और फिर दोनों को वेरीफाई करता है कि इसमें कितनी वैज्ञानिकता है, इसमें कितनी तथ्यता है, कितनी सार्थक है, कितनी प्रासंगिक है, कितनी उपयोगी है। तो एक मैंने उदाहरण दिया। तो इस प्रकार की चीज जो है वो ग्रहीय संचार के तहत अध्ययन किया जा सकता है, और यह एक विषय शोधनीय विषय बन सकता है, जहां हम ग्रहीय संचार से संबंधित अनंत समस्याएं, अनंत मुद्दे, अनंत विषयों, अनंत चुनौतियों और समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तुलनात्मक तरीके से एवं मूल्यांकनात्मक तरीके से हम नए तथ्यों या सिद्धांतों की खोज कर सकते हैं, या पुराने तथ्यों व सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण कर सकते हैं, और समाज के लिए, समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उद्योग के लिए, बाजार के लिए, ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंपनात्मक संचार। कंपनात्मक संचार भी आजकल संचार का एक अभिन्न अंग माना जा रहा है। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। इसके तहत वाइब्रेशंस होता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, कुछ व्यक्ति से मिलते हैं तो निगेटिव वाइब्स आता है। जो व्यक्ति खुद नकारात्मक होता है वो नकारात्मकता को ही फैलाता है, जो खुद दुखी होता है वो दुख का ही संचार करता है, जो खुद बहुत आनंदित होता है वो आनंद का संचार करता है, वो आनंद का संप्रेषण करता है, वो आनंद बांटता है, खुशियां बांटता है। जो खुद बहुत नैराश्य की गहन कालिमा में डूबा है वो लोगों के बीच निराशा ही बांटता है। तो कहने का मतलब है कि एक कंपन होता है, एक खास प्रकार के व्यक्ति से मिलने पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तो इस क्षेत्र पर भी लोग काम कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कंपनात्मक संचार, यानी कि वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। इससे संबंधित अनंत समस्याएं, अनंत चुनौतियां, अनंत मुद्दे, अनंत मामले, अनंत विषय हैं जिसको चयनित करके, रेखांकित करके शोधार्थी काम कर सकते हैं, और इस तरह के मुद्दों का वह वैज्ञानिक, श्रृंखलाबद्ध, व्यवस्थित, तुलनात्मक और मूल्यांकनात्मक तरीके से अध्ययन कर ग्रहीय संचार से, कंपनात्मक संचार से संबंधित नए तथ्यों या नए सिद्धांतों की खोज कर सकते हैं, या पुराने तथ्यों व पुराने सिद्धांतों या मॉडल की पुनर्परीक्षण करके समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, देश उपयोगी, समुदाय उपयोगी तथ्यों का, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। तो ये था कंपनात्मक संचार के बारे में। इसके अलावा और भी कई प्रकार के संचार हैं। बहुत प्रमुख संचार जिसकी अभी मैंने चर्चा नहीं की, जिसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार। मौखिक संचार वह होता है जिसमें हम लिखित संचार, और इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में केवल मौखिक नहीं आता, इसमें लिखित संचार भी आता है। मैंने इसको
हिंदी में हम लोग कहते हैं शाब्दिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड शाब्दिक संचार, जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे हम लिखकर शब्दों का प्रयोग करें, चाहे हम बोलकर शब्दों का प्रयोग करें। और इस तरह की जो संचार होती है यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी पहलुएं हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनको शोधार्थी उसका चयन करते हैं, उसको रेखांकित करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं और उसको एक शोधनीय विषय बनाते हैं, शोधनीय विषय चुनते हैं और उसका अध्ययन वैज्ञानिक, श्रृंखलाबद्ध, व्यवस्थित, तुलनात्मक और मूल्यांकनात्मक तरीके से करके उससे संबंधित नए तथ्यों को ढूंढते हैं या नए सिद्धांतों को ढूंढते हैं या पुराने तथ्यों व सिद्धांतों व मॉडलों की पुनर्परीक्षण करके देश उपयोगी, समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, जन उपयोगी, समुदाय उपयोगी ज्ञान का सृजन करते हैं। तो यह कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन अंडर कम्युनिकेशन रिसर्च। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, जिसे हम कहते हैं अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जैसे बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा होती है। बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि मनुष्य 90% से अधिक संचार अपने बॉडी लैंग्वेज से करता है। बोले कुछ भी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसकी शरीर, उसकी बॉडी, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके आवाज की कंपन, उसके आवाज की विश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब उसके बॉडी लैंग्वेज से परावर्तित होता है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो डेफ एंड डम न्यूज सुनते हैं हम लोग टेलीविजन पर, दैट इज टोटली अ बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल के कम्युनिकेशन के तहत चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जो आप रोड पर देखते हैं, तरह तरह के चिन्ह बने होते हैं, या इवन रेड लाइट सिग्नल, ग्रीन लाइट सिग्नल, येलो लाइट सिग्नल, दीज आर ऑल कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे संबंधित कई समस्याएं हैं। कई बार ये सिग्नल गलत होता है तो एक्सीडेंट तक हो जाता है, रेल एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट्स, और भी इससे संबंधित अनंत मुद्दे हैं, अनंत विषय हैं, अनंत समस्याएं हैं, अनंत चुनौतियां हैं। इसको शोधार्थी रेखांकित करता है, चिन्हित करता है, चयनित करता है और इससे संबंधित शोधनीय विषय, शोध समस्या को चुनता है और उसके समाधान के लिए वो वैज्ञानिक तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तुलनात्मक तरीके से और मूल्यांकनात्मक तरीके से नए तथ्यों की, नए सिद्धांतों की खोज करता है या पुराने तथ्यों व सिद्धांतों व मॉडलों की पुनर्परीक्षण करके फिर से वो समाज को महत्वपूर्ण, उपयोगी, सार्थक ज्ञान समाज को, देश को, पूरे समुदाय को के समक्ष प्रस्तुत करता है। Such knowledge which are useful and helpful for the society, for the nation, for the universe, for the community, for the organization, for the industry, for the market. तो दोस्तों, ये हमने आपसे छठे भाग में जो बचे हुए संचार के रूप थे, स्वरूप थे, जो बचे हुए संचार के प्रकार थे, उनकी हमने आपसे चर्चा करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई आपके विचार हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप निसंदेह, निसंकोच, बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।